स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना। हमने कहा था कि आज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे। तो देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या हो, सर पहले बात कर लेते हैं। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया पढ़ चुके थे। स्ट्रेन क्या था, डायमेंशन में कितना चेंज था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज स्ट्रेन। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। इसका मतलब ये हुआ कि वाई एक्सिस में स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस में स्ट्रेन है ना। जिसका नाम पहले लेंगे वो अलोंग द वाई एक्सिस रहेगा, जिसका नाम बाद में आएगा वह अलोंग द एक्स एक्सिस रहेगा। तो ये तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन भी ऐसे जा रहा है ना। तो जहां तक कि पाथ स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है, तो मान लो कि कर्व गया है पॉइंट ए तक, साथ में बनाते चलो। ये पॉइंट तुम्हारा ए है, ठीक है। इसके बाद कर्व क्या होता है, थोड़ा सा अपना नेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। बट स्ट्रेस तुम थोड़ा सा बढ़ाओगे और स्ट्रेन में चेंज ज़्यादा आएगा। तो ए से लेके बी तक एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम जानेंगे कि पॉइंट बी क्या है। फिर जो तुम्हारा तीसरा पॉइंट होगा उसको बोलेंगे सी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, सी होगा। कुछ ऐसे ले जाए आगे, और सी के बाद एक पॉइंट डी, और अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा तुम्हारा, इसको हम लोग ई बोलेंगे। ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट फाइनली ई है। तो इधर तुम्हारा एक्स वाई एक्सिस में स्ट्रेस है, इधर क्या है, स्ट्रेन। तो तुम्हारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर रहे हो। अब देखो सबसे पहले तो जान लेते हैं पॉइंट ए को क्या बोलते हैं, एनी ऑफ यू पॉइंट ए को, पॉइंट ए, हाँ, ये इस पॉइंट को ओ बोल सकते हो। तो ओ से ए तक की वो क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, या इसको बोल सकते हो प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोल सकते हो, प्रोपोर्शनल लिमिट। तो तुम्हारे ग्राफ में ओ से लेके पॉइंट ए तक का रीजन है, ठीक है। स्ट्रेट कर्व है ना ये, इसको हम लोग बोलेंगे ओ टू ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। इसका मतलब हम जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे लीनियरली वैसे ही स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। मतलब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोलते हैं। और यहीं तक पॉइंट ए तक, ठीक, हमारा हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है, पढ़ते थे ना, अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वहां तक हमारा हुक्स लॉ क्या है, एप्लीकेबल है। तो ये पॉइंट बी क्या है, आपने से कोई बताए, पॉइंट बी को क्या बोलेंगे, इसको यील्ड पॉइंट बोलेंगे। पॉइंट बी को क्या बोलेंगे, यील्ड पॉइंट। आप देखो सामान्य तौर पर अगर किसी वायर को आप इलास्टिक लिमिट तक ले जाकर छोड़ते हैं, ठीक, तो वो प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये जो रीजन ए से बी तक का रीजन है, तो ये जो पॉइंट बी है इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। पॉइंट बी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या होता है कि इस रीजन में देखो स्ट्रेन में चेंज ठीक ठाक आया है, बट स्ट्रेस में चेंज बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक। पहले क्या था, स्ट्रेस खूब बढ़ा तो स्ट्रेन लिनियरली बढ़ रहा था, लेकिन अभी हमने स्ट्रेस कम बढ़ाया बट स्ट्रेन में चेंज ज़्यादा आया। कहाँ से, ए से लेके बी तक। तो पॉइंट बी तक अगर ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ता है, और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं यील्ड पॉइंट। इसका क्या मतलब कि अगर हम बी पॉइंट तक इसको लेके खींच के ले जाएं, ठीक, वायर को हमें ऐसे समझना है कि हमने एक मेटेलिक वायर को ऐसे करके हैंग कर दिया है और इसमें हम लगातार फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक। तो जब आप ए से बी तक लेके जाओगे, तो ए से बी तक जब लेके जा रहे हो आप, तो आप देखोगे जब बी से वायर को फिर से छोड़ेंगे तो फिर से अपना ओरिजिनल शेप और साइड से करेंगे, रिगेन कर देना। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अप टू पॉइंट बी, मतलब आप उस लिमिट तक खींचेंगे और छोड़ देंगे
और उसके बाद अगर फिर से उसने अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लिया है, मैं बात क्या कर रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट ने अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लिया है तो हम कह पाएंगे कि अभी भी कहाँ यील्ड पॉइंट है, मतलब वो लास्ट लिमिट क्या है, जहाँ तक खींच के छोड़े तो ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे यील्ड पॉइंट। समझ में आएगी बात? हाँ, कि मतलब मान लो किसी को पॉइंट खींच रहे और खींच के कहाँ तक खींच सकते हैं मैक्सिमम, फिर से ओरिजिनल शेप अपना एक्वायर कर ले, ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। तो पॉइंट हो गया तुम्हारा बी। अब बी से सी भी देखो, हम लोग स्ट्रेस में चेंज कर रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं, या कह लें कि फोर्स बढ़ा रहे हैं, तो स्ट्रेन में चेंज और फास्टर हो रहा है, स्ट्रेन में चेंज फास्टर हो रहा है, मतलब थोड़ा सा वेट बढ़ा रहे हैं तो इलॉन्गेशन ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन अगर पॉइंट सी तक किसी ऑब्जेक्ट को फर्दर और खींचे बी टू सी, तो अब जब सी तक खींच देंगे तो हम जब खींच के उसको ओरिजिनल शेप में आएगा तो हम पाएंगे कि उसका साइज थोड़ा सा पहले कंपैरिजन में बढ़ गया है। पहले साइज क्या है, साइज में चेंज आएगा फाइनली जब हम उसको उससे जो एक्सटर्नल जो लोड अप्लाई किया है, या कह लें कि जो हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ठीक है, वह लोड या फिर फोर्स है ना, अब ऑब्जेक्ट कैसा रह गया, कुछ हद तक डिफॉर्म रह गया, ऐसा रह गया है डिफॉर्म, मतलब अब उसका जो ओरिजिनल शेप है वो नहीं रह गया, उससे थोड़ा शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक, तो पॉइंट सी को क्या बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे, परमानेंट स्ट्रेन। यहाँ तक मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ तक खींच लाते हो, ठीक, तो इसमें आता है परमानेंट सेट, क्या आता है, परमानेंट सेट। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे पैरेलल खींच लो इसको और बोल दो कि कुछ साइज इसका बढ़ा रह जाएगा, उस साइज इसका क्या होगा, बढ़ा रह जाएगा। समझ रहे हो बात, कि अगर हमने बी से सी तक फर्दर खींचा तो अब की साइज कुछ क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा। फिर से अभी तक का रिपीट कर लेते। अगर आप इसको ओ से लेके ए तक खींचते हो तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ए से बी तक खींचते हो तो आप कम स्ट्रेस लगा रहे हो एक्सटर्नल, नेक्स्ट और ऐड कर रहे हो, बट डायमेंशन में चेंज ज़्यादा हो रहा है। बट अभी भी आप अगर बी पॉइंट पे इसको छोड़ दें तो ये अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा। लेकिन अगर आप उसको बी से सी तक ले गए, उसके बाद आप इसको रिलीज कर रहे हैं, तो कुछ लेंथ या साइज उसका बढ़ा हुआ रह जाएगा, कुछ उसका लेंथ और साइज बढ़ा हुआ रह जाएगा। इसी बात को हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेट। ठीक है, फर्दर आप जब सी से डी की तरफ बढ़ते हो, आप कहाँ से बढ़ रहे हो, सी से डी, पहले इतना नोट करो और लिखो पॉइंट सी का क्या है, परमानेंट सेट का है, लिखो, नोट करो। पॉइंट सी को क्या बोलेंगे, पॉइंट सी तक अगर आप खींचोगे तो परमानेंट सेट हो जाएगा, मतलब लेंथ कुछ बड़ी रह जाएगी। ठीक, अब पॉइंट सी के केस में क्या होगा, पॉइंट सी से डी तक आप बहुत कम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है, पर फिर भी उसका साइज क्या होता है, बढ़ेगा बहुत ज़्यादा रेट से। और फाइनली जो डी पॉइंट आएगा, पहले कहा था पूछेंगे हम लोग सी से डी तक, तो सी से डी तक आप थोड़ा सा भी लोड लगा है ना तो इलॉन्गेशन प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हाई होगी। और डी पॉइंट तक अगर आपने खींच दिया, उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, ठीक है, तो अब वो इलास्टिक नहीं रहेगा, डी से ई के बीच में ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी नहीं रहेगी। अब वो किसी भी पॉइंट पे अब सेल्फ लोड की वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो पहले स्ट्रेस हम बढ़ा रहे थे, लेकिन बाद में स्ट्रेस क्या करेगा, कम कर रहे हैं, तब भी लोड हटाते जा रहे हैं। डी पॉइंट को लोग फ्रैक्चर पॉइंट कह सकते हैं एक तरीके से। क्यों, क्योंकि डी पॉइंट तक अगर आपने किसी को खींच के पहुँचा दिया, उसके बाद अगर आप एक्सटर्नल लोड हटा भी दें तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लाइक तुमने कभी ऐसा सोचा हो कि पेड़ की डाली पे 3-4 लोग टंगे हुए, एक पांचवा आपने रख दिया, फिर अगर वो पांचवा इंसान हटा भी दो आप, तब भी डाली टूट के गिर जाती है ना। ठीक, आप सोचो कि इसकी कुछ क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। एक लिमिट तक हमने इसको क्या करा, मोड़ा, उसके बाद मोड़ के देखो छोड़ दिया, अब सेट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब अब कुछ ना कुछ परमानेंट सेट आ गया। लेकिन इसको कुछ ज़्यादा ही मोड़ दे, उसके बाद अगर जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने लोड अप्लाई करा वो हटा भी दूँ, उसके बाद भी ठीक है वो क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, तो डी के बाद वो पॉइंट आता है।
ठीक। तो डी के बाद फर्दर अगर आप लोड रिड्यूस भी करते हो तब भी ऑब्जेक्ट क्या कर जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है। समझ गए? ए तक क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। बी तक क्या है, यील्ड पॉइंट, मतलब कि छोड़ दोगे तो ओरिजिनल शेप गेन करेगा। बी से सी के बीच में छोड़ोगे तो कुछ साइज बढ़ा रह जाएगा। सी से डी के बीच में कुछ स्ट्रेन का मामला रहता है कि नहीं, हाँ कुछ साइज बढ़ा रहेगा, लेकिन थोड़े से स्ट्रेस में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा। और डी के बाद क्या होगा, अगर आप लोड हटा भी दोगे तब भी वायर ब्रेक कर जाएगा। ठीक, ये इसी की कहानी होगी। समझ गए इतनी बात? अब इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन का हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद तुम्हारा क्या बचा, 50 रेशियो। अब 50 रेशियो क्या है कि मान लो कि किसी को आप जब पकड़ के खींच रहे थे तो उसकी रेडियस में कुछ क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब इसका डायमीटर कुछ चेंज हो जाएगा। तो पहले डायमीटर कितना था, डी, डायमीटर में कितना चेंज हुआ, डेल्टा डी, कितना चेंज हुआ, डेल्टा डी। ठीक, और जो चेंज होगा अब वो कैसा है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के खींचते हैं उसका लेंथ बढ़ता है, उसकी मोटाई कम होगी ना, विड्थ कम होगी ना, तो डायमीटर डिक्रीज करेगा ना। ठीक है, तो जो लेटरल स्ट्रेन आएगा, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज द इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एन वायर रॉड, बट एक होता है लेटरल, इसका मतलब क्या होगा कि उसका डायमीटर डिक्रीज कर रहा है। तो लेटरल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे ये तो परमानेंट से थोड़ी है, वो सही कर रहे हैं अपनी जगह। ठीक, तो एक उत्तर होगा तुम्हारा यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन। ये पे 50 रेशियो डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल लिख ले रहे हैं। कई केस क्या होता है, 50 रेशियो होता है, उससे जो क्वेश्चन बनता है उसका आंसर होता है 0.5, ठीक, या उससे कम। इतनी जनरल याद रखते हैं कि 50 रेशियो तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, संभावना है कि उसका आंसर 0 से लेकर 0.5 के बीच में रहेगा। ठीक, ये बात है। हाँ जी बोलिए। ठीक है, तो 50 रेशियो क्या है, तो पहले हम जान लेते हैं कि लेटरल स्ट्रेन क्या होगा। तो चेंज इन डायमीटर डेल्टा टी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमीटर। ठीक, तो जब खींच रहे हैं तो डायमीटर में चेंज आ रहा है ना, तो ओरिजिनल डायमीटर कितना रहा होगा, कैपिटल टी, कितना चेंज आया, डेल्टा टी, बट अब डायमीटर कम हो गया है ना, तो लेकिन स्ट्रेन पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर साइन कैसा लगा देंगे, माइनस। और एक भाई लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा L अपॉन कैपिटल, जहाँ पे L क्या था, कितना लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक, जैसे इसमें इतनी लेंथ बढ़ी है, ये हो गया L, और ये क्या था, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल। ठीक, तो 50 रेशियो क्या है तुम्हारा, इट्स द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक, 50 रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। चलो मान लेते हैं इसको 50 रेशियो को रो से अगर डिनोट करें, हम ऐसा कर रहे हैं कि 50 रेशियो को रो से डिनोट कर रहे हैं, तो लेटरल स्ट्रेन वो तुम्हारा माइनस डेल्टा डी टाइम्स ऑफ अपॉन डी डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन L बाई कैपिटल L, तुम्हारा हो गया 50 रेशियो। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि जब आप लॉन्गिट्यूडिनल या लेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है, तो डायमीटर कम होगा, तो नेगेटिव रहेगा डेल्टा डी। हम नेगेटिव ले नहीं सकते, इसलिए हमने माइनस से उसको मल्टीप्लाई करा। ये तुम्हारा हो गया 50 रेशियो। एक टर्म तुम कह सकते हो हिस्टैरिसीस कर्व बनता है, उसमें क्या करते हैं, अगर चीज़ों को हम रिपीटेटिवली यूज करते रहें तो वियर टियर होता है ना, एक समय बाद अपने आप टूट जाती है। ठीक, वो भी क्या होता है, उसका इलास्टिक बिहेवियर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक, उसको हिस्टैरिसीस लॉस करके पढ़ते हैं। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, a copper wire of length, देखो क्वेश्चन, a copper wire of length 4 मीटर, ये क्वेश्चन करते हैं ना, a copper wire of length, देखो
साथ में चलते चलो हमारे। कॉपर वायर की लेंथ कितनी है, उन्होंने कहा 4 मीटर। तो एक कॉपर का वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर। फिर कह रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सारी यूनिट कौन सी लेनी है, ऐसा ही लेनी है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 मीटर की पावर -4 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, याद रखना। फिर इज पुल्ड बाय फोर्स ऑफ 4.8 न्यूटन की पावर 3 न्यूटन इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 3 फोर्स कितना ले लेंगे 4.8 टेन की पावर 3 न्यूटन 4.8 टेन की पावर ऑफ 3 न्यूटन। ये इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दिया। अब इन्होंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है कॉपर के लिए, कितना है नोट कर दो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1.2 टेन की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कॉपर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कॉपर 1.2 टेन की पावर 11 1.2 टेन की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? इसकी यूनिट का हमें इसका डायमेंशन आप लोग बताना है। पहला आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रेस। चलो कैलकुलेट करके बताओ स्ट्रेस क्या हो। पहला क्या है आपका कि स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहिए। तो स्ट्रेस क्या है आपका फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना दिया गया है 480 480 नहीं 480 का होगा 10 लिखा है ना 4.8 ऐसा हो जाएगा। ये इतना न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया में क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसका मतलब है 12 सेंटीमीटर को लिखोगे मीटर स्क्वायर तो डिवाइड होगा 100 × 100 से, ठीक है। ये हो जाएगा 48। हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ हाँ ये हो जाएगा और डिवाइड में कितना देखो 12 मीटर स्क्वायर 12 एंड 12 फूजा 48 कितने जीरोस बचे 1 2 1 2 3 4 ये 4 जीरो होगा। तो कितना स्ट्रेस हो गया 4 हाँ। तो ये तुम्हारा आंसर होगा जो कितना आ रहा है इस साइड पे क्या होगा 4 × बोलो भाई 10 की पावर 7 की 6। देखो भैया कितने जीरो लगे 6 लगे ना, इसको उसमें लिखोगे साइड नोटेशन में 4 × 10 की पावर ऑफ 6। यूनिट क्या होगा स्ट्रेस की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो लिख दिया लास्ट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसको पास कर ठीक हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा तुमको निकालना है स्ट्रेन। दूसरा क्या निकालना है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है तो हमें पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेन। हाँ करो तुम्हें क्या निकालना है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। थोड़ा सा हम भी कर रहे हैं। तो स्ट्रेस हमारा आ गया 4 × 10 की पावर ऑफ 6 और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 1.2 × 10 की पावर ऑफ 11, ठीक। अच्छा स्ट्रेस की यूनिट और स्ट्रेन की यूनिट दोनों क्या होती है सेम होती है। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इसको कैलकुलेट करो, ऐसे करो जल्दी से। 3.34 into 10 to the power minus 5. हाँ सही है, 3.34 10 to the power minus 5 आपका क्या है? देखो क्या है कि देखो बेटा इधर 6 है ना, 10 to the power 11 ऊपर जाएगा, तो ये प्लस का है तो ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा? माइनस। और 6 में से अगर 11 जाएगा कितना बचेगा? -5. तो 10 की पावर हो गया -5। अभी ये 1.2 ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, आएगा नहीं आएगा? और 12 3 जा कितना आएगा? 36। फिर 4 बचेगा, 12 3 जा कितना होगा? 36। 3 3 रिपीटेडली आता रहेगा, तो जिसको क्योंकि ये 3 5 से छोटा है ना, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3.3 10 की पावर -5। ठीक है, इस स्ट्रेन की तुम्हारी लिमिट नहीं होगी। मैं पहले भी कह रहा था कि स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रेशियो है. ठीक है, क्यों? क्योंकि लेंथ बाय लेंथ का रेशियो तो है, लेंथ यूनिट मीटर, लेंथ यूनिट मीटर, मीटर मीटर कटा, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगला आपको इसी में निकाल देना है इलॉन्गेशन इन द लेंथ। क्या निकाल देना है? इलॉन्गेशन। हाँ 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 निकालो, इलॉन्गेशन इन द लेंथ। कौन निकालेगा? बोलो। इलॉन्गेशन। तीसरा क्या है तुम्हारा? तीसरा तुम्हारा इलॉन्गेशन इन लेंथ। ठीक, तो इलॉन्गेशन इन लेंथ, अगर आपको कुछ भी याद हो थोड़ा सा भी, तो क्या पढ़ते हो आप कहते हो ना स्ट्रेन L/M, स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? 3.3 10 की पावर ऑफ -5। L कितना है पता नहीं, बट कैपिटल L कितना है? 4 मीटर, पहले ही दिया गया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। 4 3 जा 12 + 1 13। इसका मतलब जो L की वैल्यू आनी है तुम्हारी यहाँ से वो कितना आ जाएगा? 1.3 into 10 की पावर ऑफ -2 कितना आ जाएगा? एक बार कम हो जाएगी ना, प्लस का बढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारा कैलर तो 30 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 to the power -5 तो लगा हुआ है। पॉइंट एक प्लेस किधर हो सकता है? लेफ्ट में। जब पॉइंट एक प्लेस इधर तो पावर ऐड होती है, तो अगर आप -5 + 1 कर रहे हैं तो आप कितना मिल रहा है? -4 मिल रहा है। ठीक है, तो आपने ये भी निकाले कि इलॉन्गेशन कितनी ऑफ रिड्यूस होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 into 10 की पावर ऑफ -4। ठीक, अब हमने यूनिट कैसा लिया है? मीटर लिया है ना, तो अब इलॉन्गेशन की यूनिट आ जाएगी मीटर में। क्यों? क्योंकि हमने लेंथ को किसमें लिया है? मीटर में। इलॉन्गेशन किसमें आया है? मीटर में आया है। ठीक, मीटर बार सेंटीमीटर या mm किसमें भी आपका कन्वर्ट कर सकते हो। तो चौथा क्या पूछा था? स्टोर्ड एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी इन द वायर। स्टोर्ड एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी इन द वायर। तो कल हमने पढ़ा था स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला half into stress, strain into stress into volume. हाँ 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वैल्यू। अगर कल का आप रिवाइज कर लेंगे तो कल क्या पढ़ा था हमने? एनर्जी strain into value in a stressed wire that will equals to 1/2 stress into strain into value। हाँ हाँ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अच्छा कल एक मिनट हम एक काम करते हैं, तो फिर से छोटा सा फार्मूला डेरिवेट करके दिखाएं, अपने से आइडिया लगा लेंगे। तो फार्मूला फिर से जान को डेरिवेट कर रहे हैं, एक बार रिवाइज करने के लिए। तो फोर्स का फार्मूला क्या होगा भाई? तो देखो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू L बाई कैपिटल L बराबर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फोर्स का फार्मूला हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एरिया लेंथ कैपिटल L। ठीक है, अब हमने क्या करा कि ये L को हमने थोड़ी देर के लिए x मान लिया यहाँ पे। ठीक है, x क्या इलॉन्गेशन प्रोड्यूस, तो तुम्हारा गामा A कैपिटल L क्या है? फिक्स है। हमने क्या करा? थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करा। ठीक है, हमने क्या करा? थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करा। कितना करा? डेल x। अब फोर्स का डिस्प्लेसमेंट से छोटा इसके बराबर हो जाएगा dw, इसके बराबर हो जाएगा डेल w के बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ
इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। इधर मिल जाएगा W मतलब वर्ग रक्षा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एरिया लेंथ। और देखो 0 से लेके मान लो कि हमने लेंथ कितनी बढ़ानी है, L तक, कितनी बढ़ानी है 0 से लेके L तक, ये हो जाएगा x² और 0 से लेके L। इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 1/2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी A/L और ये L²। ये तुम्हारा फाइनली फार्मूला है इसका, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेस्ड वायर। तुमको क्या पता है, तुमको सारा डेटा पता है ना, 1/2, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 1/2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी L/L, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या बचा, एरिया बचा। एक काम करो कि L² ऊपर है ना, एक L बचा था, L से डिवाइड करा, L से मल्टीप्लाई करा और एरिया। देखो वैल्यू लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वैल्यू होता है, ठीक है। L/L क्या होता है, स्ट्रेन होता है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू लेंथ अपॉन इंक्रीज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो तुम्हारा क्या रहता है, स्ट्रेन। ये क्या है, स्ट्रेस है। और ये फर्दर क्या है, वैल्यू। और ये क्या लिखा हुआ है, 1/2। समझ गए, फार्मूला क्या होगा तुम्हारा, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वैल्यू, ठीक है। तुमको क्या पता है क्वेश्चन में, देखो 1/2 स्ट्रेस कितना निकल के आया था, 4 into 10 to the power 6। हाँ 4 into 10 to the power 6। 4 into 10 to the power 6। नहीं स्ट्रेस देखो, 4 into 10 to the power 6 स्ट्रेन कितना निकल के आया था, 3.3 into 10 to the power minus 5। 3.3 into 10 to the power minus 5। क्या था, 3.3 into 10 to the power minus 5। 3.3 into 10 to the power minus 5। -5 और वैल्यू क्या होगा, 48। किसका, क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो क्वेश्चन में बड़ा 1.2 के पावर -11। हाँ हम पीछे पीछे देखिए, पीछे देखो, स्ट्रेन स्ट्रेन में कितना रखा है, 3.2 के पावर -5, ठीक। और वैल्यू कितना जाएगा, लेंथ कितना दिया गया है, 4। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12.48 और -4 कैलकुलेट कर लोगे तो इतना क्या हो गया, ये हो गया इसकी एनर्जी। क्या हो गया, एनर्जी। और इसी में एक अगला पार्ट पूछा एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डिवाइड बाय वैल्यू कर दो तो एनर्जी डेंसिटी मिल जाता है। तो तुम क्या करोगे, सिर्फ इतना रीजन ये वाला इतना पोर्शन, ये क्या है, इतना पोर्शन ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। क्या है, एनर्जी डेंसिटी। क्योंकि अगर आप एनर्जी से वैल्यू वाला पोर्शन निकाल दोगे, ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड पर वैल्यू निकल आएगा, ठीक। तो तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी हो गया। इस चैप्टर में इतना ही पढ़े थे ना, कुछ क्वेश्चंस हैं स्ट्रेस फोर्स पे, शियर मॉडुलस पे, बल्क मॉडुलस पे बात करेंगे, ठीक। चलो